कभी सोचा है आपने कि आप पैसे से जुड़ी सारी सही सलाह मानते हैं, फिर भी हमेशा तंगी में क्यों रहते हैं? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि जिन फाइनेंशियल नियमों को आप पूरी जिंदगी सीखते आए हैं, असल में वही आपको कंगाल बना रहे हैं? सच तो ये है कि हम सब एक पुरानी नियमों की किताब से खेल रहे हैं। जो फाइनेंशियल सिद्धांत हमारी पिछली पीढ़ियों के लिए काम करते थे, वे आज के जमाने में बिल्कुल लागू नहीं होते। जहां ज्यादातर लोग वही घिसी पिटी सलाह दोहराते रहते हैं, वहीं अमीर लोग बिल्कुल अलग नियमों पर चलते हैं। इस वीडियो में मैं ऐसे 10 पुराने फाइनेंशियल नियमों का पर्दाफाश कर रहा हूं जो चुपचाप आपकी दौलत खत्म कर रहे हैं। अगर आप इनमें से 3 कन्वेंशनल विजडम ट्रैप्स में भी फंसे हैं, तो यह आपकी जिंदगी भर की कमाई में लाखों का नुकसान करा सकता है। वॉरेन बफेट जी ने खुद चेतावनी दी है कि कैसे पारंपरिक फाइनेंशियल सोच आज की अर्थव्यवस्था में फेल हो जाती है, और वह अकेले नहीं हैं। जो सच में सफल हैं, उन्होंने इन पुराने सिद्धांतों को सालों पहले ही छोड़ दिया था। हर नियम जिसे आज हम गलत साबित करेंगे, वह एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है जो मिडिल क्लास को फंसाए रखता है, जबकि अमीर लोग एक पूरी तरह से अलग खेल खेलते हैं। नियम नंबर 10 पर खास ध्यान देना। यह शायद सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है, और यह समझना कि यह अब काम क्यों नहीं करता, आपकी फाइनेंशियल तंगी और असली आजादी के बीच का फर्क हो सकता है। तो चलिए इन दौलत खत्म करने वाले मिथकों को एक एक करके तोड़ते हैं। पहला नियम, हमेशा किराए पर रहने की बजाय घर खरीदो। सच कहूं तो हम सबने यह हजारों बार सुना है। किराए पर रहना मतलब पैसा बर्बाद करना है। आपके मम्मी पापा ने कहा, फाइनेंशियल गुरु यही दोहराते हैं। यहां तक कि दिवाली की पार्टी में दूर के रिश्तेदार भी आपको यह याद दिलाना नहीं भूलते। लेकिन वे यह नहीं बताते कि इस फाइनेंशियल आदेश को आप पर थोपते हुए गणित अक्सर मेल नहीं खाता। जब आप उस भारी 20% डाउन पेमेंट, क्लोजिंग कॉस्ट, प्रॉपर्टी टैक्स, इंश्योरेंस और अचानक आने वाले मरम्मत के खर्चों को जोड़ते हैं, तो घर का मालिक होना जल्द ही एक फाइनेंशियल बोझ बन सकता है। वही RS10 लाख का डाउन पेमेंट अगर किसी इंडेक्स फंड में 8% के औसत रिटर्न पर निवेश किया जाता, तो 20 साल में बढ़कर RS46 लाख से ज्यादा हो जाता। वहीं कई घर के मालिक हाउस रिच कैश पुअर होते हैं, यानी उनके पास दौलत तो होती है, पर ऐसी जिसे वे बिना घर बेचे या और कर्ज लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। घर खरीदना तब समझदारी है जब आप कम से कम 7 से 10 साल तक एक जगह रहने की योजना बना रहे हों, आपके पास एक सॉलिड इमरजेंसी फंड हो, और घर खरीदने से आपके दूसरे निवेशों पर कोई असर न पड़े। वरना आप एक इमोशनल संपत्ति खरीद रहे हैं, जो ठीक है अगर आप यह मान लें कि आप यही कर रहे हैं। कई अमीर लोग असल में किराए पर रहते हैं और उन प्रॉपर्टीज में निवेश करते हैं जिनका किराया दूसरे लोग उन्हें देते हैं। और याद रखें, घर के मालिक भी ब्याज, टैक्स, बीमा और मेंटेनेंस पर बहुत सारा पैसा बर्बाद करते हैं। एक औसत भारतीय होम ओनर अपने घर की कीमत का 1 से 4% सालाना मेंटेनेंस पर खर्च करता है। एक RS40 लाख के घर पर यह सालाना RS 60,000 तक हो सकता है, जो आपको कभी वापस नहीं मिलेगा। दूसरा नियम, कॉफी जैसे छोटे रोज के खर्चे बंद कर दो। अगर आपको कभी यह कहा गया है कि आपकी सुबह की कॉफी आपके अमीर न बनने का कारण है, तो बधाई हो, आपको इंटरनेट की सबसे सतही फाइनेंशियल सलाह दी गई है। आपकी 800 और 200 की लट्टे आपकी फाइनेंशियल कहानी की विलन नहीं है। असली समस्या इस छोटे से खर्चे को आपकी पूरी दौलत बनाने की स्ट्रैटेजी का केंद्र बनाना है। चलिए हिसाब लगाते हैं। वह रोज की कॉफी हफ्ते में 5 दिन, साल में लगभग Rs50,000 की पड़ती है। यह कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन यह आपके रिटायरमेंट को बनाने या बिगाड़ने वाली भी नहीं है। जो चीज आपको सच में अमीर बनने से रोक रही है, वह कॉफी नहीं है, बल्कि हर महीने हजारों रुपए कमाने वाले ठोस इनकम स्ट्रीम्स की कमी है। मैंने अपने एक सहकर्मी रोहन को 3 साल तक अपने खर्चे ट्रैक करने वाले ऐप से चिपके देखा। वह कॉफी शॉप छोड़कर और घर से टिफिन लाकर रोज के Rs500 बचाने पर गर्व करता था। इस बीच उसने कभी अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए बात नहीं की, जिससे उसने लगभग Rs18 लाख का नुकसान किया। अपने Rs4 लाख एक सेविंग्स अकाउंट में 0.01% ब्याज पर रखे और अपने भाई के उस बिजनेस में शामिल होने से मना कर दिया
जो अब सालाना RS 30 लाख कमाता है। छोटे खर्चे काटना तभी समझ में आता है जब आप पहले से ही अपनी इनकम को बढ़ा रहे हों और उस बचत को असल में निवेश कर रहे हों। अगर आप साल में RS 5 लाख कमा रहे हैं तो कॉफी छोड़कर RS 50,000 बचाना सिर्फ 10% का सुधार है। लेकिन एक साइड हसल या नौकरी बदलकर अपनी इनकम RS 2 लाख बढ़ाना यह 40% का सुधार है, जो किसी भी लट्टे फैक्टर को बौना बना देगा। अपनी स्किल्स बढ़ाने, साइड हसल करने और सैलरी बढ़ाने पर ध्यान दें। और हां, अगर उस कभी कभार की कॉफी से आपको खुशी और प्रोडक्टिविटी मिलती है तो उसका आनंद लें। तीसरा नियम, अपनी इनकम का 10% बचाओ। अपनी इनकम का 10% बचाओ और आप आराम से रिटायर हो जाओगे। यह शायद अब तक की दी गई सबसे अच्छी नियत वाली लेकिन सबसे भयानक फाइनेंशियल सलाह है। हालांकि कुछ भी न बचाने से कुछ बचाना बेहतर है, लेकिन यह 10% का नियम ऐसा है जैसे आप एक ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल को बगीचे के पाइप से भरने की कोशिश कर रहे हों। अगर आप महीने का RS 50,000 कमा रहे हैं और बताए गए 10% यानी RS 5,000 बचा रहे हैं और उसे 8% के औसत रिटर्न पर 30 साल तक निवेश करते हैं, तो आपके पास लगभग RS 68 लाख होंगे। अब इसमें 3% सालाना की महंगाई दर को भी जोड़ लें तो आपकी खरीदने की शक्ति आज के हिसाब से घटकर लगभग RS 28 लाख रह जाएगी। यह 10% की बचत दर 20 से 30 साल तक चलने वाले रिटायरमेंट के लिए बहुत ही कम लगती है। इसकी तुलना उस व्यक्ति से करें जो अपनी इनकम का 25-30% बचाता है। वे न केवल 200.5-3 गुना बड़ा फंड बनाते हैं, बल्कि वे एक दशक पहले ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल कर लेते हैं। अमन का उदाहरण लें, जिसने अपना घर छोटा करके, अपनी टैक्स स्ट्रैटेजी को बेहतर बनाकर और वीकेंड पर कंसल्टिंग का काम शुरू करके अपनी बचत दर को 10% से 30% तक बढ़ा दिया। 7 साल के अंदर उसके पास इतना निवेश था कि उसके लिए काम करना वैकल्पिक हो गया, जो कि उसकी पिछली बचत दर पर उसे 20 साल से ज्यादा लगते। सिर्फ 10% बचाना तभी काफी है जब आपने बहुत कम उम्र में 25 से पहले शुरू किया हो या आप 70 की उम्र तक काम करने की योजना बना रहे हो। इसके बजाय खर्चों को अनुकूलित करके और इनकम बढ़ाकर अपनी बचत दर को धीरे धीरे 20 से 30% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखें। बेटरमेंट या वेल्थ फ्रंट जैसी एप्स का उपयोग करके अपनी बचत को ऑटोमेट करें और 401k और रॉथ IRA जैसे टैक्स बचत वाले खातों का पूरा लाभ उठाएं। चौथा नियम, कॉलेज की डिग्री हमेशा काम आती है। दशकों से हमें बताया गया है कि कॉलेज सफलता का गोल्डन टिकट है। यह समीकरण अब पूरी तरह से टूट चुका है और कई भारतीय यह बात स्टूडेंट लोन के बोझ तले दबे हुए समझ रहे हैं, ऐसी डिग्रियों के साथ जो अपने वादों पर खरी नहीं उतरती। आज कई डिप्लोमा की कीमत लाखों में होती है, फिर भी वे RS 40,000 की शुरुआती सैलरी की भी गारंटी नहीं देते। प्रिया का उदाहरण देखें, जो एक प्रतिभाशाली विजुअल आर्ट्स ग्रेजुएट है। उसने कॉलेज से RS 7.8 लाख के स्टूडेंट लोन के साथ निकली और उसकी पहली नौकरी RS 3.67 लाख सालाना की लगी। 5 साल बाद भी उस पर RS 7.3 लाख का कर्ज है, क्योंकि ब्याज ने उसके भुगतानों को लगभग खत्म कर दिया है। इस बीच उसकी पूर्व रूममेट ने RS 1.2 लाख में 14 सप्ताह का UX डिजाइन बूट कैंप पूरा किया और अब बिना किसी शिक्षा आड़ के रिमोट काम करके RS 9.2 लाख सालाना कमा रही है। सबके लिए कॉलेज वाली मानसिकता एक महत्वपूर्ण फाइनेंशियल सिद्धांत की अनदेखी करती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जहां स्टेम जैसे क्षेत्र अक्सर मजबूत रिटर्न देते हैं, वहीं कई मानविकी और कला की डिग्रियां आज के बाजार में अपनी लागत को सही नहीं ठहरा सकती। हर जगह स्मार्ट विकल्प उभर रहे हैं। विशेष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, प्रमुख कंपनियों के साथ विकसित सर्टिफिकेशन प्रोग्राम RS 1 लाख से भी कम में ऑफर करते हैं। ट्रेड स्कूल इलेक्ट्रिकल काम, प्लम्बिंग और HVAC जैसे क्षेत्रों में ग्रेजुएट तैयार करते हैं, जो सिर्फ 1 से 2 साल के प्रशिक्षण के बाद सालाना RS 6 लाख से RS 10 लाख कमाते हैं। यहां तक कि उद्यमी बनने के रास्ते भी पहले से कहीं ज्यादा सुलभ हैं, जहां अनगिनत युवा क्रिएटर्स बिना किसी औपचारिक डिग्री के YouTube और Shopify जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए लाखों का बिजनेस बना रहे हैं। शिक्षा अविश्वसनीय रूप से मूल्यवान बनी हुई है, लेकिन शिक्षा और कॉलेज की डिग्री अब पर्यायवाची नहीं है। सबसे स्मार्ट तरीका यह है कि ज्ञान और कौशल को सबसे किफायती तरीके से हासिल किया जाए।
5वां नियम, पैसे के बारे में बात मत करो। पैसे पर चर्चा करना असभ्य है, यह बहुत व्यक्तिगत है। कभी किसी से यह मत पूछो कि वह कितना कमाता है। ये सामाजिक वर्जनाएं बुनियादी शिष्टाचार की तरह लग सकती हैं, लेकिन इन्होंने फाइनेंशियल अज्ञानता का एक ऐसा कल्चर बना दिया है जहां लोग पैसे के बारे में परीक्षण और त्रुटि, ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं, जबकि आम भारतीय पैसे की बातचीत से बचते हैं। अमीर लोग लगातार फाइनेंस पर चर्चा करते हैं। वे डिनर पर निवेश रणनीतियों की तुलना करते हैं। वे नेटवर्किंग इवेंट्स में टैक्स बचाने की तकनीकें साझा करते हैं। उनके पास समर्पित मास्टरमाइंड, सलाहकार और सहकर्मी समूह होते हैं जो सभी धन निर्माण पर केंद्रित होते हैं। यह सूचना की विषमता आकस्मिक नहीं है, यह उन लोगों को फायदा पहुंचाती है जो आपकी फाइनेंशियल अज्ञानता से लाभ उठाते हैं। अमीर लोग समझते हैं कि फाइनेंशियल ज्ञान ही शक्ति है। इस बीच ज्यादातर भारतीय फाइनेंस के बारे में बिखरे हुए इंटरनेट लेखों से या अपने तत्काल सर्कल में जो भी हो उससे सीखते हैं, भले ही उस व्यक्ति की वास्तविक फाइनेंशियल सफलता कैसी भी हो। पैसे के बारे में खुलकर बात करने का मतलब यह नहीं है कि आप अजनबियों के साथ अपना बैंक स्टेटमेंट साझा करें। इसका मतलब है कि भरोसेमंद दोस्तों के साथ निवेश रणनीतियों के बारे में ईमानदार बातचीत करना। इसका मतलब है कि अपने बच्चों को बचत और खर्च के बारे में सिखाना। इसका मतलब है कि महत्वपूर्ण फाइनेंशियल निर्णय लेते समय सवाल पूछने को तैयार रहना। इस वर्जना को अपने जीवन में तोड़ना शुरू करें। प्रो बफे HQ जैसे ऑनलाइन चैनलों और समुदायों से जुड़ें, जहां लोग खुलकर फाइनेंशियल रणनीतियों पर चर्चा करते हैं। एक मनी बड़ी खोजें जिस पर आप फाइनेंशियल लक्ष्यों के बारे में नियमित, बिना जजमेंट वाली बातचीत करने के लिए भरोसा कर सकें। जब कोई आपको फाइनेंशियल सलाह दे तो यह पूछने की आदत डालें, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह आपके लिए विशेष रूप से कैसे काम किया? 6वां नियम, एक सुरक्षित 9 से 5 की नौकरी पकड़ लो और कंपनी के वफादार बने रहो। दशकों तक करियर में सफलता का फॉर्मूला सीधा था। एक अच्छी कंपनी ढूंढो, मेहनत करो, वफादार रहो और अंत में आपको इसका इनाम मिलेगा। वो जमाना अब पूरी तरह से लद गया है, फिर भी लाखों लोग आज भी इसी पुरानी किताब को फॉलो करके अपना फाइनेंशियल नुकसान कर रहे हैं। रिसर्च लगातार दिखाती है कि नौकरी बदलने वालों की सैलरी हर बदलाव के साथ 10 से 20% ज्यादा बढ़ती है, जबकि वफादार कर्मचारियों को साल में सिर्फ 2 से 3% की बढ़ोतरी मिलती है, जो महंगाई की दौड़ में मुश्किल से ही टिक पाती है। विजय 14 साल तक एक ही इन्वेस्टमेंट फर्म के प्रति वफादार रहा। उसे हर साल 2.3% की उम्मीद के मुताबिक बढ़ोतरी मिली। इस बीच उसकी बगल की सीट पर बैठने वाली आरती ने 3 बार नौकरी बदली और हर बार उसकी सैलरी 18 से 22% बढ़ी। 14वें साल तक आरती Rs48,000 कमा रही थी, जबकि विजय उसी काम के लिए Rs68,000। ये जो सालाना Rs68,000 का फर्क है, यही विजय का वफादारी टैक्स है। नौकरी की वफादारी आपके प्रोफेशनल विकास को भी रोक सकती है और सुरक्षा का एक झूठा एहसास पैदा कर सकती है, जो आपको तब कमजोर बना देती है जब आपकी कंपनी में कोई बड़ी उथल पुथल होती है। आज के स्मार्ट प्रोफेशनल अपने करियर को एक बिजनेस की तरह देखते हैं। वे अपनी मार्केट वैल्यू को समझते हैं, लगातार उन स्किल्स को विकसित करते हैं जिनकी डिमांड है, एक मजबूत प्रोफेशनल नेटवर्क बनाए रखते हैं और जब मौके मिलते हैं तो रणनीतिक कदम उठाते हैं। ज्यादातर करियर के लिए हर 3 से 5 साल में रणनीतिक बदलाव करना सबसे अच्छा होता है। कंपनी की वफादारी में कुछ भी गलत नहीं है जब वह अच्छी सैलरी और विकास के अवसरों के जरिए कमाई जाती है, लेकिन पुरानी करियर सलाह पर आधारित अंधी वफादारी एक ऐसी लग्जरी है जिसे आज की अर्थव्यवस्था में बहुत कम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। मुझे यह जानने में दिलचस्पी है कि आपके करियर के दर्शन के साथ कौन सा दृष्टिकोण ज्यादा मेल खाता है। कमेंट में बताइए कि आप किस मानसिकता से खुद को जोड़ते हैं और क्यों। 7वां नियम, क्रेडिट कार्ड शैतान होते हैं। कुछ फाइनेंशियल गुरु तो क्रेडिट कार्ड के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे वो कोई जहर हो। यह डर पर आधारित सलाह उन लोगों को तो बचा सकती है जिनका अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं है, लेकिन बाकी सभी के लिए यह बहुत सारा पैसा और मौके गंवाने जैसा है।
क्रेडिट कार्ड जब रणनीतिक रूप से उपयोग किए जाते हैं तो शक्तिशाली फाइनेंशियल टूल होते हैं। अगर आप नियमित खर्चों पर महीने में Rs 7,000 खर्च करते हैं और 2% कैशबैक वाला कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आप साल में R7,200 सिर्फ उन चीजों के लिए भुगतान करके कमाएंगे जो आप वैसे भी खरीदते। प्रीमियम ट्रैवल कार्ड तो अक्सर यात्रा करने वालों के लिए और भी ज्यादा वैल्यू देते हैं। रिवॉर्ड्स के अलावा क्रेडिट कार्ड मजबूत उपभोक्ता सुरक्षा भी प्रदान करते हैं। जब धीरज ने अपने डेबिट कार्ड पर अनधिकृत शुल्क देखे तो उसका बैंक खाता 19 दिनों तक खाली रहा, जिससे कई और फीस लग गईं और उसकी होम लोन की पेमेंट रुक गई। अगर उसने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया होता तो वे धोखाधड़ी वाले शुल्क उसके असली कैश को छुए बिना तुरंत रोक दिए जाते। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, जिम्मेदारी से क्रेडिट कार्ड का उपयोग करने से आपका क्रेडिट स्कोर बनता है। वह 3 अंकों की संख्या जो आपके होम लोन की दरों से लेकर बीमा प्रीमियम तक सब कुछ प्रभावित करती है। एक बेहतरीन और एक खराब क्रेडिट स्कोर के बीच का अंतर एक होम लोन पर जिंदगी भर में Rs 10 लाख या उससे भी ज्यादा अतिरिक्त भुगतान करने के बराबर हो सकता है। क्रेडिट कार्ड केवल उन लोगों के लिए समस्याग्रस्त हैं जिन्होंने फाइनेंशियल अनुशासन विकसित नहीं किया है। बाकी सभी के लिए क्रेडिट कार्ड से बचने का मतलब है स्वेच्छा से ज्यादा लागत, कम सुरक्षा और बंद फाइनेंशियल दरवाजों को स्वीकार करना। स्मार्ट क्रेडिट कार्ड यूजर्स हर महीने अपना बैलेंस पूरा चुकाते हैं, अपने खर्च के पैटर्न से मेल खाने वाले रिवॉर्ड्स वाले कार्ड चुनते हैं और इन टूल्स का लाभ उठाकर अपनी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करते हैं। 8वां नियम, कभी कर्ज मत लो, कर्ज मुक्त जीवन जियो। उधार लेने वाला उधार देने वाले का गुलाम होता है। ये कर्ज मुक्त मंत्र सुनने में नेक और बुद्धिमान लगते हैं, लेकिन अगर इन्हें परम नियम मान लिया जाए तो ये वास्तव में आपकी दौलत को अपनी पूरी क्षमता से बढ़ने से रोक सकते हैं। हर कर्ज एक जैसा नहीं होता। उस कर्ज में गहरा अंतर है जो आपकी दौलत को खत्म करता है और उस कर्ज में जो इसे बनाने में मदद करता है। बुरा कर्ज उन चीजों को खरीदता है जिनकी कीमत समय के साथ घटती है या उपभोग के लिए होता है। अच्छा कर्ज उन संपत्तियों को खरीदने या बनाने में मदद करता है जो समय के साथ बढ़ती हैं या इनकम पैदा करती हैं। गरिमा, जो कर्ज से बहुत डरती थी, उसने 12 साल तक मेहनत से बचत की, जब तक कि उसके पास अपनी पहली किराए की प्रॉपर्टी को सीधे खरीदने के लिए Rs 27 लाख नहीं हो गए। इस बीच उसके पड़ोसी लक्ष्य ने 25% डाउन पेमेंट Rs 6.75 लाख का उपयोग करके एक समान प्रॉपर्टी खरीदी, फिर किराए की इनकम का उपयोग करके मॉर्गेज को कवर किया और साथ ही अपनी इक्विटी भी बनाई। जब गरिमा ने आखिरकार अपनी एक कैश फ्लोइंग प्रॉपर्टी खरीदी, तब तक लक्ष्य के पास 5 प्रॉपर्टी थीं, जिनमें से प्रत्येक इनकम पैदा कर रही थी और कीमत में बढ़ रही थी। जबकि गरिमा का तरीका कम जोखिम भरा था, लक्ष्य के सोचे समझे लिवरेज के इस्तेमाल ने उसी समय में कहीं ज्यादा दौलत बनाई। मुझे यह जानने में दिलचस्पी है कि आपके फाइनेंशियल दर्शन के साथ कौन सा दृष्टिकोण ज्यादा मेल खाता है। क्या आप गरिमा की कर्ज मुक्त रणनीति से ज्यादा सहज हैं या लक्ष्य के कैलकुलेटेड लिवरेज से? कमेंट में बताइए कि आप किस फाइनेंशियल मानसिकता से खुद को जोड़ते हैं और क्यों। कई दर्शकों ने इस बारे में आकर्षक बातें साझा की हैं कि कैसे उनकी परवरिश ने कर्ज के प्रति उनके दृष्टिकोण को आकार दिया। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और अक्सर ऐसी बुद्धिमानी पाता हूं जिसके बारे में मैंने पहले नहीं सोचा था। अमीर लोग समझते हैं कि कर्ज सिर्फ एक टूल है, न तो स्वाभाविक रूप से अच्छा है और न ही बुरा। इसका मूल्य पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है। वे सिर्फ सिद्धांत के तौर पर इससे बचने के बजाय कर्ज के संभावित रिटर्न पर ध्यान केंद्रित करते हैं। पूरी तरह से कर्ज से बचना तब समझ में आता है जब आपने अनुशासनहीन उधार लेने से संघर्ष किया हो, या अगर आप बस रात में कर्ज मुक्त होकर बेहतर नींद लेते हैं, लेकिन इसे एक व्यक्तिगत पसंद के रूप में पहचानें, न कि दौलत बढ़ाने की रणनीति के रूप में। 9वां नियम, अपना प्रोविडेंट फंड PF या रिटायरमेंट अकाउंट पूरा भर दो, चाहे कुछ भी हो जाए। अपना PF मैक्स आउट करो। यह एक ऐसी निर्विवाद बुद्धिमानी लगती है जो फाइनेंशियल प्लानर्स की पीढ़ियों से चली आ रही है, लेकिन आंख बंद करके
अपने पीएफ योगदान को अधिकतम करना एक दौलत का भ्रम पैदा कर सकता है, जो आपको आपके सबसे प्रोडक्टिव वर्षों के दौरान कैश की तंगी में और सीमित विकल्पों के साथ छोड़ देता है। समस्या पीएफ में नहीं है, बल्कि रिटायरमेंट खातों की अत्यधिक इलिक्विडिटी में है, यानी आपका पैसा 18-60 साल की उम्र तक लॉक हो जाता है, जिसमें कुछ अपवादों और जल्दी निकालने पर भारी जुर्माने के साथ। यह एक अजीब फाइनेंशियल विरोधाभास पैदा करता है। आपके रिटायरमेंट खातों में लाखों रुपए हो सकते हैं, जबकि आप जीवन बदलने वाले अवसरों या आपात स्थितियों के लिए पूंजी तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हों। नमन ने 9 साल तक धार्मिक रूप से अपना पीएफ मैक्स आउट किया, जबकि उसने बहुत कम सुलभ बचत रखी। जब उसके सहकर्मी ने उसे एक सॉफ्टवेयर स्टार्टअप में RS60 लाख के बाय इन का अवसर दिया, जो बाद में RS14 करोड़ का बन गया, तो नमन को मना करना पड़ा, बावजूद इसके कि उसके रिटायरमेंट खातों में RS3.2 करोड़ थे। वह बिना विनाशकारी दंड के पूंजी तक नहीं पहुंच सका। इसी तरह ओविया को अपना आदर्श घर 82% की छूट पर मिला, लेकिन वह डाउन पेमेंट इकट्ठा नहीं कर सकी, बावजूद इसके कि उसके रिटायरमेंट फंड में RS2.7 करोड़ से ज्यादा बंद थे। एक ज्यादा रणनीतिक दृष्टिकोण एम्प्लॉयर मैचिंग को पकड़ता है, जो अनिवार्य रूप से फोकट का पैसा है, जबकि साथ ही साथ ब्रोकरेज खातों, रियल एस्टेट और अन्य निवेशों के माध्यम से पर्याप्त सुलभ संपत्ति का निर्माण करता है, जिसमें उम्र आधारित प्रतिबंध नहीं होते हैं। सच्ची फाइनेंशियल प्लानिंग को इनकम स्ट्रीम बनाने और सुलभ संपत्ति बनाने को प्राथमिकता देनी चाहिए, जो जीवन के सभी चरणों में विकल्प प्रदान करे। स्मार्ट निवेशक रिटायरमेंट खातों में एम्प्लॉयर मैचिंग को अधिकतम करते हैं, फिर आंख बंद करके सब कुछ टैक्स डेफर्ड खातों में धकेलने के बजाय अपनी पूरी फाइनेंशियल तस्वीर के आधार पर अतिरिक्त बचत को रणनीतिक रूप से आवंटित करते हैं। 10वां नियम, वही करो जो आपके माता पिता के लिए काम आया। यह नेक इरादे वाली सलाह आर्थिक युगों के बीच एक ऐसी निरंतरता मानती है जो मौजूद ही नहीं है। जिस फाइनेंशियल दुनिया में आपके माता पिता ने रास्ता बनाया, वह आज की अर्थव्यवस्था से बहुत कम मिलती जुलती है, और उनकी किताब का पालन करना 1980 के दशक के नक्शे से 2025 के हाईवे पर गाड़ी चलाने जैसा है। उस आर्थिक वास्तविकता पर विचार करें जिसका आपके माता पिता ने शायद अनुभव किया होगा। कॉलेज की फीस जो गर्मियों की छुट्टियों में काम करके भरी जा सकती थी, घर की कीमतें जो सालाना इनकम से बस 2-3 गुना ज्यादा थीं, एक ही कंपनी में दशकों तक चलने वाले करियर, पेंशन जो रिटायरमेंट के बाद की इनकम की गारंटी देती थी, और सेविंग्स अकाउंट पर ब्याज दरें जो महंगाई को भी मात दे देती थीं। आज का परिदृश्य इससे ज्यादा अलग नहीं हो सकता। शिक्षा की लागत महंगाई से 5 गुना ज्यादा बढ़ गई है। कई बाजारों में औसत घर की कीमतें सालाना आय से 5 से 7 गुना ज्यादा हैं। एक औसत कर्मचारी अपने करियर में 12 से ज्यादा नौकरियां करता है। पेंशन काफी हद तक गायब हो गई है, और बैंक ब्याज दरें 1 दशक से ज्यादा समय से ऐतिहासिक रूप से निम्न स्तर पर बनी हुई हैं। वर्मा परिवार ने 1980 के दशक में एक शिक्षक और एक पोस्टल कर्मचारी के रूप में आरामदायक जीवन बनाया। 32 साल की उम्र तक एक झील के किनारे घर के मालिक बन गए। उन्होंने अपने बेटे कमल पर किसी भी कॉलेज की डिग्री लेने के लिए दबाव डाला। ये हमेशा इसके लायक है। कमल ने उनकी सलाह मानी। एक कम्युनिकेशंस डिग्री के लिए RS1.12 करोड़ का स्टूडेंट लोन जमा किया, और अंत में RS32,000 की एंट्री लेवल नौकरी पाई। इस बीच उसकी दोस्त जैस्मिन ने अपने माता पिता के डर को नजरअंदाज कर दिया जब उसने 9 महीने के साइबर सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन कीमत 17,500 के लिए कॉलेज छोड़ दिया, जिससे उसे लगातार तरक्की के साथ RS और 48,000 की शुरुआती सैलरी मिली। फाइनेंशियल रणनीतियों को आर्थिक वास्तविकताओं के साथ विकसित होना चाहिए। आज दौलत बनाने के लिए अक्सर ऐसे तरीकों की जरूरत होती है जो आपके माता पिता को अजीब लग सकते हैं। इनकम बढ़ाने के लिए बार बार नौकरी बदलना, साइड हसल सहित कई इनकम स्ट्रीम, डिजिटल संपत्ति में निवेश और रचनात्मक आवास समाधान। बचत और निवेश के मूल सिद्धांत महत्वपूर्ण बने हुए हैं, लेकिन विशिष्ट रणनीति नाटकीय रूप से बदल गई है। अपने माता पिता की फाइनेंशियल यात्रा का सम्मान करें।
जबकि यह पहचानें कि यह एक ऐसे आर्थिक संदर्भ में हुई थी जो अब मौजूद नहीं है। उन सिद्धांतों को लें जो युगों से परे हैं, लेकिन आज की अनूठी चुनौतियों और अवसरों के अनुरूप रणनीतियां विकसित करें। ये 10 पुराने फाइनेंशियल नियम एक अलग युग की सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं। सलाह जो पिछली पीढ़ियों के लिए काम कर सकती थी, लेकिन अब चुपचाप आपकी फाइनेंशियल प्रगति को कमजोर करती है। इन दौलत सीमित करने वाली मान्यताओं को पहचान कर और उन्हें आज की आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप रणनीतियों से बदलकर आप दुनिया में जैसी वह वास्तव में है, न कि जैसी वह कभी थी, में फाइनेंशियल सफलता के लिए खुद को स्थापित करते हैं। 1 से 10 के पैमाने पर यह जानकारी आपके लिए कितनी मूल्यवान थी? पहला, कौन सा पुराना नियम है जिसे आप इस वीडियो को देखने के बाद मानना बंद कर देंगे? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में छोड़ें। मुझे वास्तव में यह जानने में दिलचस्पी है कि इनमें से कौन सी अंतर्दृष्टि आपके साथ सबसे ज्यादा प्रतिध्वनित हुई। और अगर आपको इन दौलत निर्माण रणनीतियों में मूल्य मिला तो हमारे चैनल प्रो बफेट HQ लीला के सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, ताकि आप हमारे उन फाइनेंशियल नियम तोड़ने वालों की कम्युनिटी में शामिल हो सकें जो अपनी सफलता की कहानियां खुद लिख रहे हैं।